हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए न्यू चैप्टर पर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज हम जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ध्यान से समझना पड़ेगा। न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? देखिए, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। सर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, डैम बनाना है, दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मेट्रो रेलवे। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? जो सालों साल चलते हैं। आपने कहीं पर देखा भी हो तो फ्लाईओवर, ब्रिज, इस तरह की चीजें बनाने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतना भी टाइम लग जाता है। तो आप प्रॉब्लम ये समझें कि मान लीजिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट क्लाइंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 3 साल चलेगा। तो आप ये समझो, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल। ये जो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, इस पर मुझे प्रॉफिट कितना होगा? सर, ये तो तब पता चल पाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो। और मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया और काम करते 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 1 साल बीत गया है, तो क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल बाद ही प्रॉफिट निकालूंगा? क्या आपने नहीं पढ़ा है कि हर कंपनी को, हर पर्सन को एट द एंड ऑफ द ईयर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ते हैं? अब आप सोचिए जरा, अगर यह कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है और अभी मैं फर्स्ट ईयर के एंड पर खड़ा हूं, तो मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर चुका हूं, अभी कैसे बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता ना। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल का है, जब तक वो 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं कैसे कहूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? लेकिन हमें तो हर साल के एंड पे अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बस उसी के लिए हमारा ये चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम्प्लीट है, तो उस पर हम प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे? यानी वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेगा? उसके लिए यह मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई किया जाता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, यह पूरा डिटेल में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। इन्हें एक बिल्डिंग बनवानी है। क्या बनवानी है? बिल्डिंग। अच्छा, ये मिस्टर ए बिल्डिंग बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। ये कौन है? ये है कॉन्ट्रैक्टर। ये मिस्टर ए इस कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और ये क्या कहते हैं मिस्टर ए इस कॉन्ट्रैक्टर से? ये कहते हैं कि सर, हमारे पास एक 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। 1000 स्क्वायर यार्ड, 1000 गज का प्लॉट है, और उस पर हमें 20 स्टोरीड बिल्डिंग बनवानी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर, 1000 के गज के प्लॉट पर 20 स्टोरीड बिल्डिंग, 20 मंजिली इमारत बनानी है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये लास्ट 20 ईयर्स से इसी काम में है। पिछले 20 साल से इन्होंने इसी तरह का काम किया है, इसी तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड, और उन्हें डिलीवरी दी है टाइम टू टाइम। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम ही यही है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बिल्डिंग बना देंगे। अच्छा, मिस्टर ए कहते हैं कि सर, इस बिल्डिंग को बनाने का क्या चार्ज लेंगे आप? क्या चार्ज लेंगे? यानी इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट को आप कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्टर कैसे निकालेगा?
कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ एस्टिमेट लगाया कि अच्छा 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 20 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है, तो इसमें लगभग कितनी ईंटें लग जाएंगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, ये सारा बिल्डिंग मटेरियल का उन्होंने एस्टिमेट लगाया। एस्टिमेट लगाकर फिर उन्होंने सोचा लेबर कितनी लगेगी, मशीनरी कितनी यूज होगी और बाकी के खर्चे कितने होंगे। ये सब एस्टिमेट लगाकर उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए इस मिस्टर ए से कहा कि इसके आपको लगेंगे 1,20,00,000 रुपीज। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा? 1,20,00,000 रुपीज। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन लेकर गया है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को मैं क्या नाम दे सकता हूं? मिस्टर ए को मैं लिख सकता हूं कॉन्ट्रैक्टी। बिल्डिंग किसे बनवानी है? वो इन्हें बनवानी है, इसे हमने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्टी। बिल्डिंग बनाएगा कौन? वो ये बनाएंगे, ये है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से डिमांड की कितनी? 1,20,00,000 की। अच्छा, मिस्टर ए जितना कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा क्या तुरंत उसके बोलते ही उस पर एग्री हो जाएंगे? नहीं, कुछ नेगोशिएशन भी होगा। दूसरी बात, मिस्टर ए खुद भी कुछ एस्टिमेट लगाकर ले जाएंगे कि हां इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कितने में एग्री हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, 1,20,00,000 तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक काम करते हैं इसे 1 करोड़ में डन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि चलो 1 करोड़ में भी हमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर भी मान गया और ये कॉन्ट्रैक्टी मिस्टर ए भी मान गए। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कितने में? ₹1 करोड़। ये दोनों इस 1 करोड़ के प्राइस पर एग्री हो गए हैं। तो इस 1 करोड़ के प्राइस को हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मिस्टर ए ने कहा कि सर कितने टाइम में यह कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा इसमें हमारे 3 साल लगेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टी से 3 साल का टाइम मांगा है और 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर यह डील जो है वो डन हो गई है। यहां तक बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है यह बात समझ आ गई है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल तक अब यह कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अच्छी बात है। अब आप सोचिए 3 साल में से, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए ये रहे हमारे वो 3 साल, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। 1 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया और 1 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट लेकर कॉन्ट्रैक्टर ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, स्टार्ट कर दिया है, मान लो आज काम करते करते 1 साल बीत गया। आज कॉन्ट्रैक्टर यहां पर खड़ा है इस डेट को, फर्स्ट ईयर के एंड पे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो तो तब तक पता चल नहीं सकता जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और कंप्लीट होगा 3rd ईयर के एंड पे। आज हम बात कर रहे हैं 1st ईयर के एंड पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को तो अपनी बुक्स में, अपने P&L अकाउंट में इससे प्रॉफिट निकाल कर दिखाना पड़ेगा या नहीं? या ये कॉन्ट्रैक्टर कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि सर हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हम अभी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम इस साल रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे। कोई पॉसिबिलिटी है? अब ये तो आपको पता है सर, रिटर्न तो हर साल फाइल करनी पड़ती है, और हर साल फाइल करनी पड़ेगी तो इस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी बुक्स भी एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ हो या कंप्लीट ना हुआ हो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1st ईयर के एंड पे इनकंप्लीट है, इस पर प्रॉफिट कैसे निकालेगा ये कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में प्रॉफिट क्या आएगा, वही तो डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो इस 1st ईयर के एंड पे ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में प्रॉफिट क्या और कितना दिखाएगा, कैसे कंप्यूट करेगा? वो कंप्यूट करने के लिए 1st ईयर के एंड पे इसकी बुक्स में बनाया जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। किसकी बुक्स में बन रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में बन रहा है। यहां तक क्लियर है?
अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी जैसे आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी खर्च कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते हुए चले जाएंगे। पी&एल अकाउंट में भी तो ऐसे ही करते हो, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करते हो, जो भी इनकम है क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट करते हो। और मैंने भी यहां पर यही कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर उस कॉन्ट्रैक्टर का जो भी खर्च होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जो भी खर्चा होगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट, जो भी खर्च होगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होता जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना। ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है किसके? ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है मिस्टर ए के कॉन्ट्रैक्ट पर। इसी साल में अगर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया हो, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टी एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हो, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी खर्च होगा क्या वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाए? अब आप सोचें, एक ही साल में अगर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हो तो क्या सारे खर्चे, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट पर खर्च हो रहे हो चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट पर खर्च हो रहे हो, एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते जाएं? अगर हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे एक्सपेंडिचर्स डेबिट कर दिए तो हमें यह कैसे पता चलेगा बाद में कि हमें किस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट हुआ और किस कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस रहा? आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर दो कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो मुझे दोनों के खर्चे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक कॉन्ट्रैक्टर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। ध्यान रहेगी बात। और अगर सेपरेट नहीं बनाएंगे तो हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि किस कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट हुआ और किस कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस उठाया है। यहां तक बात समझ आई? कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसे कह रहे हैं, समझ आ गई बात? कॉन्ट्रैक्टी कौन है, यह बात समझ आ गई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने कैसे नाम दिया? जो भी दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में डील करने में प्राइस फिक्स कर लिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसे ही हम यहां पर नाम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर है? जो भी हमने नोटिंग की है साथ साथ में पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान से पढ़ना जरा। यहां पर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। When contractor undertakes long-term contract, then before he commences his work on contract, तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम स्टार्ट करने से पहले a lump sum consideration is fixed in advance, काम स्टार्ट होने से भी पहले एक लमसम अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिक्स कर लिया जाता है। अच्छा, काम स्टार्ट करने से पहले ही करेंगे ना, या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है तो पहले मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, बाद में सोचूंगा कि कितना लेना है और कितना नहीं? वो एग्रीमेंट जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो काम स्टार्ट करने से पहले ही होगा, तो उसका प्राइस भी पहले ही फिक्स किया जाएगा। वही मैंने यहां पर लिखा, ए लंप सम कंसिडरेशन इज फिक्स्ड इन एडवांस। दिस लंप सम कंसिडरेशन एक बार जरा प्लीज करेक्ट करो लमसम की स्पेलिंग, लमसम की स्पेलिंग करेक्ट करो। लमसम लिख दिया है मैंने, ये दोनों ही जगह, और वो भी लमसम। ये प्लीज स्पेलिंग करेक्ट कीजिएगा प्लीज। क्या लिखा? दिस लमसम कंसिडरेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस लंपसम कंसिडरेशन को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आगे पढ़ें।
In order to compute profit on a contract at the end of the year, an account is prepared in the books of contractor which is called contract account. समझ आया पॉइंट? किसी भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट निकालने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है. एक अकाउंट बनाया जाता है किसकी बुक्स में? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में. पढ़ो. In order to compute profit on a contract at the end of the year, an account is prepared in the books of contractor which is called contract account. Contract account is a nominal account wherein all the expenditures are debited and all the incomes and closing inventories यानी closing stock are credited. Full stop. यहां पर ये फुल स्टॉप है. आगे पढ़ो. A separate contract account is prepared for each and every contract. During the year जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क करेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है. क्लियर हो गई यहां तक बात? अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया कैसे जाता है, मैंने उसका फॉर्मेट लिखा है यहां पर. ध्यान से समझना जरा प्लीज. ये जो एग्जाम्पल मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, मान लीजिए ध्यान से समझना, मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइट पर काम चल रहा था और ड्यूरिंग द ईयर क्योंकि इन्होंने इस पर काम किया तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है. सिर्फ ध्यान से समझते रहना. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है. कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट. ए क्यों लिख दिया मैंने? अब एक ही साल में हो सकता है 4-5 कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा हो, तो हर कॉन्ट्रैक्ट को ये कॉन्ट्रैक्टर कोई नाम, कोई नंबर, कोई कोड दे सकता है. जैसे क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टी का नाम मिस्टर ए था, तो हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्टर ने नाम दिया हो कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट. ध्यान रहेगी ये बात. ड्यूरिंग द ईयर इस कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल खरीदा. अच्छा, बिल्डिंग बनानी है, मटेरियल क्या होगा? यही ईंटें, सीमेंट, सैंड एटसेट्रा एटसेट्रा. मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा और जहां पर यह बिल्डिंग बनानी थी उस साइट पर यह मटेरियल भेज दिया. और मैंने क्या कहा? जो भी कॉन्ट्रैक्टर खर्च करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देगा. तो 1 लाख रुपए का मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी साइट पर भेज दिया. ठीक है. जब इनकी साइट पर ये मटेरियल भेज दिया, वर्कर्स ने काम स्टार्ट कर दिया इस साइट पर. ड्यूरिंग द ईयर काम करते 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 ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर, इसका एक फ्रेंड है. अच्छा, इसका फ्रेंड है कोई, ये फ्रेंड भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. कॉन्ट्रैक्टर का फ्रेंड कहता है कि कुछ टाइम के लिए, ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं. कॉन्ट्रैक्टर का फ्रेंड कहता है कुछ टाइम के लिए मार्केट में मटेरियल की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इनके यानी इनके फ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट पर काम रुक गया है. मार्केट में मटेरियल नहीं मिल रहा और ये प्रॉब्लम सिर्फ 2-4-5 दिन की है. तो इनका फ्रेंड, ये फ्रेंड इस कॉन्ट्रैक्टर से कह रहा है कि हमारे पास साइट पर काम रुक गया है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल. और वो इस कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि सर आप हमें कुछ मटेरियल दे दें, या तो ये मटेरियल बाद में ले लेना या फिर हम आपको इसकी पेमेंट कर देते हैं. तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? इस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने फ्रेंड को कुछ मटेरियल इस साइट से उठाकर बेच दिया. आप सोचो, ये एक ही साइट पर काम चल रहा है. मान लीजिए आप ही मिस्टर ए हैं, आपकी साइट पर काम चल रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं.
मैंने 1 लाख रुपए का मेटेरियल खरीदकर आपकी साइट पर भेज रखा था। अब मेरा कोई फ्रेंड कहे कि राजीव सर हमें कुछ मटेरियल चाहिए, तो मैं आपकी साइट से कुछ मटेरियल उठाकर उसे बेचने जा रहा हूं अपने फ्रेंड को, क्या आप मना कर सकते हो कि सर हमारी साइट से मटेरियल कहां ले जा रहे हो, हम नहीं ले जाने देंगे? ऐसा कह सकते हो क्या आप? मटेरियल किसका है? वो मटेरियल मेरा है। आपके और मेरे बीच क्या एग्रीमेंट है? 3 साल का एग्रीमेंट है। 3 साल बाद मैं आपको बिल्डिंग की डिलीवरी दूंगा, कंप्यूट करके पोजीशन दूंगा, आप मुझे 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करेंगे इस बिल्डिंग के लिए। यह एग्रीमेंट डन हुआ है। मैं उस पर कितना मटेरियल लगाऊंगा, मेरे कितने वर्कर काम करेंगे, कब काम करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब साइट पर मटेरियल होगा या नहीं होगा, इससे आपका क्या लेना देना? तो मैंने क्या किया, इस आपकी साइट से 20,000 की कॉस्ट का मटेरियल लोड कराया, अपने फ्रेंड को बेच दिया। कितनी कॉस्ट का मटेरियल लोड कराया? 20,000 की कॉस्ट का मटेरियल लोड कराया, अपने फ्रेंड को बेच दिया 25,000 में। कितने में बेचा? 25,000 में। अच्छा, आपकी साइट से मटेरियल उठाकर मैंने 25,000 का बेच दिया, तो मुझे रिकवरी हुई कितना अमाउंट मिला मुझे अपने फ्रेंड से? 25,000। अच्छा, जब मैंने खर्च किया था तो आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए थे। अब क्या करूंगा, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखूंगा बाय मटेरियल सोल्ड। कितने में बेचा मैंने? 25,000 में। और मैंने आपको यही बताया कि जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होंगे, जो भी इनकम रेवेन्यू होगा वो आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलिए, 20,000 की कॉस्ट का मेटेरियल उठाकर मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया 25,000 में, आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कर दिया क्रेडिट 25,000। आप सोचकर बताइए आपकी साइट पर कितना मटेरियल रखा हुआ है? आपकी साइट पर कितना मटेरियल रखा हुआ है? सर 1 लाख का आपने खरीद के रखा था, 20,000 का मैंने निकाल कर बेच दिया 25,000 में, तो आपकी साइट पर 80,000 80,000 का मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल कितने का है? 80,000 का। मैंने 20,000 की कॉस्ट का ही तो मटेरियल निकाला है वहां से। अच्छा, आपकी साइट पर रखा हुआ है 80,000 की कॉस्ट का मटेरियल, और आपके नाम से मैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट, एक बार जरा इसे देखना। 1 लाख हमने किया डेबिट, 25,000 हमने किया क्रेडिट। नेट इफेक्ट बताओ। सर नेट इफेक्ट तो सिर्फ 75,000 डेबिट आ रहा है। आपकी साइट पर मटेरियल रखा है 80,000 का, लेकिन नेट इफेक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखा रहा है, दे रहा है सिर्फ 75,000। ये तो गलत हो गया आपका अकाउंट। एक्चुअल में साइट पर मटेरियल है 80,000 और ये नेट इफेक्ट दिखा रहा है 75,000। ये तो अकाउंट गलत हो गया। ये अकाउंट तो मुझे ठीक करना पड़ेगा आपका। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या गलती हुई है? वो जो 20,000 की कॉस्ट का मटेरियल मैंने उठाकर अपने फ्रेंड को 25,000 में बेचा है, वो जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने अपने फ्रेंड को मटेरियल बेचकर अर्न किया है, वो आपके अकाउंट में चढ़ गया है। वो प्रॉफिट आपका है या मेरा है? उस प्रॉफिट का बेनिफिट आपको देना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए? वो तो प्रॉफिट मेरा है और वो गलती से आपके अकाउंट में चढ़ गया है, तो मुझे आपका अकाउंट ठीक नहीं करना पड़ेगा। अगर वो मेरा प्रॉफिट है तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, है कि नहीं? अब देखो, मैं आपके अकाउंट को ठीक करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितना? 5,000। और आप समझें, ये 5,000 जब यहां पर मैंने डेबिट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, सोचो जरा, जब मेरा P&L अकाउंट बन रहा होगा, अगर मैंने यहां पर ये लिखा है टू P&L 5,000, तो ये यहां पर P&L में कहां आएगा? बाय कॉन्ट्रैक्ट ए, और ब्रैकेट में क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 5,000। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है या क्रेडिट साइड में? आप बताइए। सर प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, तो देखो अल्टीमेटली क्रेडिट साइड में आ तो गया 5,000 रुपए, मेरे P&L में जाएगा। ये बात ठीक है? और देखो जरा आपका अकाउंट ठीक हुआ कि नहीं?
आपके अकाउंट में क्या हुआ, नेट इफेक्ट अगर हम देखें अब, तो 1,05,000 ये डेबिट हो गए और 25,000 क्रेडिट हो गए। 1,05,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट, नेट इफेक्ट कितना, 80,000। तो आपकी साइट पर 80,000 का ही तो मेटेरियल रखा हुआ है जो यूज होगा। आपका अकाउंट भी ठीक हो गया और ये 5,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गया है। समझ आई आपको बात, कैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया? एक एक एंट्री बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा, देखिए जरा प्लीज। ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ध्यान से। सबसे पहले मैंने लिखा टू मटेरियल्स, ये देखिए जैसे मैंने अभी डालकर दिखाया आपको 1 लाख। फिर क्रेडिट साइड में देखो, बाय मटेरियल सोल्ड, जैसे मैंने अभी 25,000 की एंट्री दिखाई। और अगर इस मटेरियल को बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ है तो देखो जरा मैंने यहां पर क्या लिखा, टू पीएनडल, और ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ये मैं यहां पर डेबिट कर दूंगा और आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट मेरा हुआ है ये मेरे पीएनडल अकाउंट में चला गया। समझ आई आपको बात? अभी सिर्फ मैंने ये 3 एंट्रीज आपको इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में समझाई हैं, डिस्कस की हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे देखते हैं। फिर से ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं फिर से यहां से, फिर से स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। मान लीजिए मैंने आपके साइट पर मटेरियल भेजा है, कितने का भेजा है वो तो मैंने पहले ही बताया था, 2 मटेरियल। मैंने आपकी साइट पर मटेरियल भेजा 1 लाख का। फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने अपने फ्रेंड को आपकी साइट से 20,000 रुपए का मटेरियल उठाया और क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मैंने 20,000 रुपए का मटेरियल 18,000 में ही बेच दिया। कितने का बेच दिया, 18,000 का। तो मैंने यहां पर अकाउंट में डाल दिया बाय मटेरियल सोल्ड, कितने का बेचा, 18,000 का। समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? मैंने आपकी साइट से 1 लाख रुपए के मटेरियल में से 20,000 की कॉस्ट का मटेरियल उठाया, 18,000 में बेच दिया। ठीक है, आपकी साइट पर एक्चुअल में कितने का मटेरियल यूज होगा, 80,000, 80,000 रुपए का। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या प्रेजेंट कर रहा है जरा देखना, 1 लाख हमने डेबिट कर दिया, 18,000 क्रेडिट कर दिया, नेट इफेक्ट तो 82,000 आ रहा है। आ रहा है 82,000 या नहीं? जबकि आपकी साइट पर कितना मटेरियल है, ओनली 80,000, 80,000 का। आप बताइए, साइट पर रखा है 80,000, अकाउंट दिखा रहा है 82,000, क्या प्रॉब्लम है? मैंने जो 20,000 की कॉस्ट का मटेरियल 18,000 रुपए में बेचा है अपने फ्रेंड को, 2,000 रुपए का जो मैंने लॉस उठाया है वो आपके अकाउंट में चढ़ गया। मैंने अपने फ्रेंड को मटेरियल बेचकर अगर 2,000 रुपए के लॉस पर बेचा है, मैं कल को आपसे कहने लगूं कि ये 2,000 रुपए मैं आपसे लूंगा, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। लेकिन मैंने तो आपके अकाउंट में चढ़ा दिया इनडायरेक्टली, तो आपका अकाउंट ठीक नहीं करना पड़ेगा क्या? अब देखो आपका अकाउंट में ठीक करने जा रहा हूं, कैसे? मैं यहां पर लिखूंगा बाय पी एंड एल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल कितना, 2,000। और सोचिए फिर से, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय पी एंड एल, तो पी एंड एल में क्या आएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट ए, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल 2,000। तो कोई लॉस हो तो पी एंड एल में डेबिट ही तो होता है, ये ठीक हो गया। और यहां पर नेट इफेक्ट देखो, 1 लाख डेबिट हुआ था और ये 20,000 क्रेडिट हो गया, नेट इफेक्ट 80,000। आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी ठीक हो गया और ये लॉस जो हुआ है वो मेरे पीएनएल में जाना चाहिए था, आपसे मैं ये चार्ज नहीं कर सकता हूं। देखिए जरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये देखिए क्या लिखा है, बाय पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ रही है अभी तक एंट्रीज? फिर से स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल को फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं।
ये फ्रेंड वाली बात मैंने यहां से हटा दी। अगर मैंने मटेरियल को बेचकर प्रॉफिट अर्न किया होगा तो उसे मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखूंगा 2 P&L करके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। और अगर लॉस उठाया है मटेरियल को बेचकर तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय P&L लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ये एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट, आपका अकाउंट बन रहा है, आप है मिस्टर ए, कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट। आपकी साइट पर हमने मटेरियल खरीद कर भेज दिया 1,00,000 रुपए का। कितने का? 1,00,000 रुपए का मटेरियल आपकी साइट पर हमने भेज दिया। आपकी साइट पर काम स्टार्ट हो गया। उसी साल ड्यूरिंग द ईयर एक मिस्टर बी आए और वो कहते हैं सर एक बिल्डिंग हमारे लिए भी बना दो। हमने कहा ठीक है, हमारा काम ही यही है। यानी आपकी साइट पर तो काम चल रहा है, आप है मिस्टर ए, आपकी साइट पर तो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, आपकी साइट पर तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। कोई दूसरा क्लाइंट आया हमारे पास, वो कहता है सर हमारे लिए भी बिल्डिंग बना दो। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं। ये देखिए जरा, ये है मिस्टर बी, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। मैंने इनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इनका कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो इनकी साइट पर भी मुझे काम स्टार्ट करना है। मिस्टर बी की साइट पर काम स्टार्ट करना है तो इनकी साइट पर भी मुझे मटेरियल चाहिए। अच्छा, मटेरियल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि आपकी साइट पर, मिस्टर ए की साइट पर पहले से ही मटेरियल रखा हुआ है 1,00,000 रुपए का। ये 1 लाख दिखाया था ना मैंने। मुझे दूसरी साइट पर काम स्टार्ट करना है तो मैंने क्या सोचा कि 1,00,000 रुपए का कोई ऐसा तो मटेरियल है नहीं कि चुटकी बजाई और कल को ही कंज्यूम हो जाएगा। ये तो अभी चलेगा काफी टाइम तक। तो मैंने क्या सोचा, नया मटेरियल खरीदने की जगह आपकी साइट से ही कुछ मटेरियल उठाकर मिस्टर बी की साइट पर भेज देते हैं और उसकी साइट पर भी काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, आपकी साइट से, आपके कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल उठाया और इनकी साइट पर भेज दिया। कितने का? ₹30,000 का। 30,000 की कॉस्ट का मटेरियल आपकी साइट से उठाकर मिस्टर बी की साइट पर भेज दिया, उनकी साइट पर भी काम स्टार्ट कर दिया। आप मना नहीं कर सकते हैं मुझे, ये बात क्लियर है? तो आपके अकाउंट में कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए क्या मुझे? हाँ सर, आपने 1,00,000 डेबिट किए हुए हैं, अगर 30,000 का मेटल आपने वहां से हटा दिया है तो क्रेडिट कर देना चाहिए मुझे या नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा बाय कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट, क्योंकि अब मैंने मिस्टर बी की साइट पर भेज दिया है 30,000 का। आपका अकाउंट ठीक हो गया, यहां पर 1,00,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, 70,000 की का ही मेटल आपकी साइट पर है। और एक दूसरा अकाउंट बन रहा होगा मेरे पास, क्या? कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट। इनकी साइट पर क्या आ जाएगा? 2 कॉन्ट्रैक्ट ए। यहां से 30,000 की कॉस्ट का मटेरियल आया है। अगर मेरा ही मटेरियल है और आपकी साइट से उठाकर मैंने बी की साइट पर भेज दिया तो बी के साइट पे, बी के कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट होना चाहिए। ये देखो, यहां पर बी की साइट पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि कहीं से मटेरियल बी की साइट पर मंगाया गया है, और यहां से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपकी साइट से यहां से मटेरियल भेजा गया है कहीं और। दोनों अकाउंट ठीक हो गए। ये देखो एंट्री, ध्यान से पढ़ना जरा प्लीज। पहले क्रेडिट साइड में देखो, यहां पर देखिए, बाय कॉन्ट्रैक्ट XYZ अकाउंट, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख दिया मैंने। अच्छा, XYZ अकाउंट क्यों लिख रहा हूं, देखो जरा ब्रैकेट में, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट XYZ, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू। अगर यहां इस कॉन्ट्रैक्ट से कहीं और आप मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, और अगर किसी दूसरी साइट से मटेरियल यहां पर मंगाते हैं तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाएगा? डेबिट। यहां पर देखो जरा, डेबिट साइड वाली एंट्री, टू कॉन्ट्रैक्ट ABC अकाउंट। ये डेबिट साइड में कब आएगी? क्या लिखा है? मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम
कॉन्ट्रैक्ट एबीसी अकाउंट। अगर कहीं और से मटेरियल मंगाया गया है तो इस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और यहां पर अंडरलाइन कर लेना फ्रॉम। अगर किसी और साइट से यहां पर मटेरियल मंगाया जाता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करके प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? फिर से स्टार्ट करते हैं, एक एक एंट्री ध्यान से समझते रहना प्लीज। ये लो, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट ए। हमने आपकी साइट पर मटेरियल खरीदा और भेज दिया टू मटेरियल 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का मटेरियल खरीदकर आपकी साइट पर भेज दिया। अच्छा, 1,00,000 रुपए का मटेरियल मैंने बताया काफी टाइम तक चलता रहेगा। तो अब साइट है, खाली प्लॉट है, वहां पर 1,00,000 रुपए का मटेरियल रखा हुआ है। मैंने अपने 2 गार्ड छोड़ दिए, मटेरियल चोरी ना हो जाए। अच्छा, 2 गार्ड हमने वहां पर छोड़ दिए जिनका काम मटेरियल की देखरेख रखना है। अच्छा, जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, आपने देखा है ना, चौकीदार होता है। कहीं बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट बन रहे हैं, आप देखते नहीं हो, वहां पर हमेशा कोई ना कोई रहेगा, चौकीदार वहां पर चौकीदारी करेगा। तो मैंने इसी तरह के गार्ड वहां पर छोड़ दिए। अच्छा, 2 गार्ड थे जो रात को वहीं पर उसी साइट पर सोते हैं। आज उनका अचानक में क्या मन किया, वो गए वाइन शॉप पर और वहां से टल्ली होकर आ गए। अच्छा, वो टल्ली होकर आ गए हैं, ड्रिंक करके आ गए हैं, रात को सो गए तो उनकी आंख नहीं खुली और साइट से 40,000 की कॉस्ट का मटेरियल रात रात में चोरी हो गया। और ये मटेरियल कहां पर रखा हुआ था? आपकी साइट पर। आपकी साइट पर 1,00,000 रुपए का मटेरियल हमने खरीद कर रखा था जो आपकी साइट पर यूज होना था। उसमें से 40,000 की कॉस्ट का मटेरियल चोरी हो गया मेरे गार्ड्स, मेरे वर्कर्स की लापरवाही की वजह से। साइट पर कितना मटेरियल रखा है? सिर्फ 60,000 का, 60,000 रुपए का। आपकी साइट पर मटेरियल यूज होगा सिर्फ 60,000 रुपए का। मैंने आपके अकाउंट में 1,00,000 चढ़ा रखे हैं। मैं कहूं कि नहीं नहीं, आपकी साइट से चोरी हुआ है, 40,000 रुपए मैं आपसे चार्ज करूंगा, क्या आप मुझे देंगे? सर, आपके गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है, हम क्यों दें? और क्या लॉस हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हमारा क्या लेना देना है इसमें? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपस में, आप 3 साल में बिल्डिंग बनाएंगे और हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, यही कहोगे ना आप मुझे? तो यानी वो जो 40,000 की लॉस हो गया है, वो लॉस आपका है या मेरा है? वो लॉस मेरा है, कॉन्ट्रैक्टर का है। तो क्या करना पड़ेगा? तो उस लॉस को मैं यहां पर दिखाऊंगा बाय P&L अकाउंट, और इस लॉस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। कितना? 40,000। सोचो जरा, जब यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय P&L, तो P&L में ये कहां जाएगा? ये डेबिट साइड में आ जाएगा 40,000। और अगर कोई लॉस है तो P&L में डेबिट ही तो होना चाहिए। समझ आ रही है बात? और देखिए, आपका अकाउंट ठीक हो गया, 1,00,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, नेट 60,000। यानी अगर कोई लॉस हो जाता है मटेरियल का तो उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल लिखकर, या किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी का ही क्यों ना हो। देखिए जरा, वापस आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर। ये देखो यहां पर एंट्री बाय P&L अकाउंट, क्या लिखा है ब्रैकेट में? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल लाइक फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, ये हमने क्रेडिट कर दिया। समझ आ रही है बात? फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी मटेरियल का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट। आपकी साइट पर हमने मटेरियल परचेज करके इशू कर दिया 1 लाख का। आपकी साइट पर 1,00,000 रुपए का मटेरियल भेज दिया। हमारे वर्कर पूरे साल काम करते रहे, सिर्फ 70,000 का मटेरियल यूज कर पाए। 30,000, 70,000 का उन्होंने लगा दिया प्रोडक्शन में,
30,000 रुपए का मटेरियल अभी भी आपकी साइट पर रखा है। तो आप मुझे यह बताइए, पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय मुझे मटेरियल का खर्च 1 लाख दिखाना चाहिए या सिर्फ 70,000 दिखाना चाहिए? जो 30,000 रुपए का मटेरियल है वो तो आपकी साइट पर रखा है, वो इस साल नहीं लगा, वो अगले साल लगेगा। तो उसकी कॉस्ट मैं इस साल में दिखाऊं या नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगा? सर इस साल में तो 70,000 ही दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने तो अकाउंट में 1 लाख डेबिट किया हुआ है। मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा बाय मटेरियल एट साइट 30,000। और ये क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक किसका? आपका या मेरा? मेरा स्टॉक है। समझ आ रही है बात? पहले साल में अगर सिर्फ 70,000 की कॉस्ट का मटेरियल यूज हुआ है तो मैं 1 लाख कैसे दिखा दूं? मैं 70,000 ही दिखाऊंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 30,000। और नेट इफेक्ट देखो जरा, 1 लाख हमने डेबिट किया, 30,000 हमने क्रेडिट कर दिया, नेट 70,000 ही तो आया फर्स्ट ईयर की कॉस्ट में। ये देखिए, ये रहा क्रेडिट साइड में, बाय मटेरियल एट साइट ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक, ये यहां पर दिखा दिया। मटेरियल की कितनी सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको यहां पर दिखाई हैं, इनसे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी भी पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारी एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में नहीं आती हैं। किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट मिलेगी आपको जब हम बुक से क्वेश्चन करेंगे, किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट मिलेगी, किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट मिलेगी। मुझे तो आपको सारी ही समझानी है, वो मैंने यहां पर इस फॉर्मेट में डालकर समझा दी है। क्लियर है? मटेरियल खरीदा, साइट पर भेजा, डेबिट कर देंगे। यहां से मटेरियल बेच दिया, क्रेडिट कर देंगे। इसे बेचकर अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे 2 P&L लिखकर। वो बेचकर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे बाई P&L लिखकर। कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो क्रेडिट कर देंगे। यहां से कहीं मटेरियल कहीं और दूसरी साइट पर भेज दिया है तो क्रेडिट होगा, कहीं और से मंगा लिया है इस साइट पर तो डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ आ गई बात? ये सारी ट्रांजैक्शंस किसकी हमने डिस्कस की? मटेरियल की। आगे देखो डेबिट साइड में, ये देखिए टू लेबर, पूरे साल जो भी लेबर को पेमेंट होगी, जो भी लेबर कॉस्ट आएगी आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट। टू ओवरहेड्स, जो भी खर्च हुआ ओवरहेड्स के नाम का वो डाल देंगे। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी खर्चा अगर मेरा आपकी साइट पर हो रहा है, किसी से भी काम कराने की वजह से किसी तरह का भी खर्चा है, सब आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मैंने लास्ट में मिसलेनियस लिख के बात खत्म कर दी। ठीक है? उससे आगे अब हमने बात की प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी ध्यान से सुनना। प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक अलग और स्पेशल ट्रीटमेंट है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने कहा 3 साल का है। आप कौन है? मिस्टर ए। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और मान लीजिए जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी साइट पर यूज होगी उसकी लाइफ 3 साल ही होती है। कोई मशीन ऐसी है जो 3 साल चलने के बाद ऑब्सोलीट हो जाती है। अब 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक मशीन आपकी साइट पर मुझे चाहिए, यह मशीन 30 लाख रुपए की आएगी। कितने की? 30 लाख की। अब 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन की लाइफ भी 3 साल है, तो क्लियर कट ये बात आ गई। मैंने सोचा कि एक मशीन तो आपकी साइट पर ही लग जाएगी पूरी। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा और जब तक 3 साल तक चलेगा मशीन की यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक मशीन तो आपकी साइट के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही। तो मैंने क्या किया, एक नई मशीन ही खरीद ली। आज मैं पुरानी मशीन भेजूं फिर नई मशीन खरीदूं, इससे अच्छा मैंने क्या किया, एक नई मशीन ही खरीद ली और आपकी साइट पर भेज दी। यह मशीन 30 लाख की है, 3 साल चलेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं अपनी बुक्स में। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10 लाख। लेकिन
अगर आपकी साइट के लिए स्पेशली कोई मशीन परचेज की गई है तो पूरे 30 लाख रुपए आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। और जरा ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, प्लीज ध्यान से, क्या लिखा है, टू प्लांट परचेज्ड। और क्या बताया मैंने, अगर 30 लाख है तो पूरे 30 लाख यहां पर डेबिट कर देंगे। और देखो ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया, इफ प्लांट इज स्पेशली परचेज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। सर हमने आज तक तो ऐसा कभी किया ही नहीं। आपने कभी कोई मशीन खरीदकर पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी है क्या? नहीं की है। लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट का केस है तो आप पूरे 30 लाख यहां पर डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सर 1 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, पूरे 30 लाख क्यों डेबिट कर रहे हैं? अगर 1 साल की डेप्रीशिएशन 10 लाख रुपए है, 30 लाख की मशीन 3 साल चलेगी तो 1 साल का डेप्रीशिएशन 10 लाख रुपए, तो 10 लाख डेबिट करना चाहिए। नहीं, मैंने कहा पूरे 30 लाख डेबिट करेंगे। सर गलत नहीं हो जाएगा? क्रेडिट साइड पर देखो जरा क्या लिखा है मैंने, क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एट साइट। आप सोचिए, आपने पहले ही साल 30 लाख की मशीन भेज दी, 1 साल चलने के बाद क्या वो मशीन खत्म हो गई है ना अभी साइट पर? उसे यहां पर क्रेडिट करके दिखाएंगे, बाय प्लांट एट साइट। जो फर्स्ट ईयर के एंड पे उसकी WDV होगी वो क्रेडिट कर देंगे। अब आप सोचो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। 30 लाख की मशीन थी ये, ध्यान से, 30 लाख की मशीन, पहले साल का डेप्रीशिएशन 10 लाख होना चाहिए था, तो WDV कितनी? मैंने कहा 20 लाख यहां पर क्रेडिट कर देना। अब एक बात बताओ, सोचो और समझो, हमने क्या किया? ये हमने यहां पर 30 लाख कर दिए डेबिट, यहां पर 20 लाख कर दिए क्रेडिट। नेट इफेक्ट सोचना, सर 30 लाख डेबिट 20 लाख क्रेडिट, नेट इफेक्ट तो 10 लाख ही आया। तो 10 लाख की तो डेप्रीशिएशन बता रहे थे आप। सर क्या हम सीधा सीधा 10 लाख की डेप्रीशिएशन निकालकर डेबिट नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा स्पेशल ट्रीटमेंट है, ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली कोई मशीन परचेज की जाती है और उस मशीन की यूजफुल लाइफ लगभग उसी कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्लीट हो जाएगी, तो और स्पेशल परचेज का केस है, तो आप कॉस्ट को डेबिट करेंगे, WDV को क्रेडिट करेंगे। 30 लाख डेबिट होगा, 20 लाख क्रेडिट होगा, नेट इफेक्ट 10 लाख का डेप्रीशिएशन, और अल्टीमेटली 10 लाख ही तो डेबिट हुआ। स्पेशल ट्रीटमेंट है, बार बार कह रहा हूं। कब करना है ट्रीटमेंट? अगर स्पेशल परचेज का केस हो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर स्पेशल परचेज का केस ना हो, अगर हम पुरानी मशीन से ही काम चला रहे हो साइट पर, तो पुरानी मशीन से ही काम चला रहे हो तो जो जितने टाइम आपने वो मशीन यूज की है उतने टाइम का जो डेप्रीशिएशन बनता है वो डेप्रीशिएशन उठाकर डेबिट कर देना। फिर कोई आपको दोनों तरफ कॉस्ट और WDV डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। और देखो मैंने लिखी है ये बात भी, ये देखिए, और क्या लिखा है, टू प्लांट डेप्रीशिएशन, सीधा डेप्रीशिएशन निकालकर डेबिट कर देना। और ये डेप्रीशिएशन किस केस में डेबिट करेंगे? मैंने लिख दिया, इफ प्लांट इज नॉट स्पेशली परचेज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इफ प्लांट इज नॉट स्पेशली परचेज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सर अगर हमारा खुद का प्लांट ही ना हो, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर अपनी खुद की प्लांट एंड मशीनरी रखता ही नहीं है, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ती है किसी थर्ड पर्सन से रेंट पर लेता है, तो सोचो जरा क्या खर्चा होता है। जो भी थर्ड पर्सन को रेंट देगा उस प्लांट एंड मशीनरी का, वो रेंट आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। और देखो फिर से, और अब क्या लिखा है, टू प्लांट हायर चार्जेस या प्लांट रेंट, ये कब लेंगे हम? इफ प्लांट इज टेकन ऑन रेंट, अगर प्लांट रेंट पर लिया जाता है तो मैंने प्लांट के 3 केस समझाए, 3 केसेस। अगर स्पेशल परचेज का केस है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉस्ट को डेबिट करेंगे, WDV को क्रेडिट करेंगे, अल्टीमेटली डेप्रीशिएशन ही डेबिट हो रही है, समझा दिया मैंने। अगर स्पेशल परचेज का केस नहीं है तो जितने टाइम भी प्लांट साइट पर यूज किया गया है उतने टाइम का डेप्रीशिएशन निकालकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। सर प्लांट खुद का है ही नहीं, रेंट पर लेकर काम करते हैं,
तो जो भी रेंट पे होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये हमारा बन गया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और आप ध्यान दें, जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे हमने उठाकर यहां पर डेबिट कर दिए हैं। इनकम तो दिखाई ही नहीं अभी सिर्फ एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं सिर्फ उनका ही तो ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, और इनकम दिखाएं भी कैसे? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो 1 करोड़ रुपए का है, क्या 1 करोड़ की इनकम पहले साल में ही दिखा दूं? वो तो सर 3 साल में का काम है, आप पहले साल में कैसे दिखा सकते हैं? तो आप बताइए, अगर मैंने कॉस्ट सारी डेबिट कर दी है तो मैं क्रेडिट क्या करूं? मैं रेवेन्यू कहां से दिखाऊं आप इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? मैं इनकम कहां से दिखाऊं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? अब इनकम कैसे प्रेजेंट होगी? सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप बताओ, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या मैं पहले साल में 1 करोड़ का 1/3 ले लूं? और अगर आप कह रहे हैं कि सर 1/3 ले लो, तो 1 करोड़ का 1/3 कितना आएगा? 33,33,333 ये आ जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि इतना काम हो ही गया है? गारंटी ले सकता है कोई कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले साल में मैंने 1/3 वर्क आपकी साइट पर कर ही दिया होगा? कोई जरूरी कंडीशन थोड़ी ना है। और अगर जरूरी कंडीशन नहीं है तो 1/3 रेवेन्यू में कैसे दिखा दूं? फिर यहां पर नहीं दिखाया जा सकता है। सर फिर इनकम कैसे दिखाएंगे? ये इनकम दिखाने के लिए ही हम यहां पर दिखाते हैं, इसे दिखाया जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस क्यों लिखा है आप समझ रहे हैं? अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट थोड़े ही ना हुआ है, अभी वर्क प्रोग्रेस में है, अभी तो 2 साल और लगने वाले हैं। ये जो बाय वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू में दिखाऊंगा, यानी ये मानकर चलो कि ये इनकम के लिए वैल्यू प्रेजेंट होगी। और ये वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू डिपेंड करेगी 2 टर्म्स पर, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ये हम यहां पर प्रेजेंट कर देंगे। खर्चे मैंने डेबिट कर दिए, इनकम कहें या रेवेन्यू कहें, उसे मैंने वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से क्रेडिट कर दिया। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी डिस्कस करेंगे हम। आप देख भी सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद मैंने वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ही हेडिंग दे रखी है, अभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये हमने दिखा दिया रेवेन्यू, सारे खर्चे डेबिट हो गए, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इसका टोटल कर लेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आती है तो हम इसे कहेंगे बाय लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आती है तो मैं इसे प्रॉफिट नहीं कहूंगा, मैं इसे नाम दूंगा टू नोशनल प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख लेना दोनों तरफ, ये बैलेंसिंग फिगर है, बाय लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी और यहां पर टू नोशनल प्रॉफिट भी। सर नोशनल का मतलब क्या है यहां पर? देखिए नोशनल का मतलब है वो प्रॉफिट जिसे मैं 100% सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ ही है। और क्यों नहीं कह सकता हूं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी और 2 साल चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, मैं 100% सिक्योरिटी के साथ कैसे कह दूं कि फर्स्ट ईयर में मेरा इतना प्रॉफिट हो ही गया है? सिर्फ एस्टिमेटेड बेसिस ही तो चल रहा है यहां पर, इसलिए हम इसे प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। लॉस होगा तो लॉस तो हम डायरेक्ट कह देंगे, लेकिन प्रॉफिट को मैं पेंडल में नहीं भेजूंगा, मैं नाम दूंगा नोशनल प्रॉफिट। और ये तो आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो, कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रूडेंस बेसिस। क्या पढ़ते हो कि सर अगर लॉस है, अगर एक्सपेक्टेड भी है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसका आज ही प्रोविजन बना लो। पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या नहीं? लेकिन अगर प्रॉफिट है वो तब तक बुक नहीं किया जाएगा जब तक रिसीव ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए। वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है। मैंने क्या कहा, अगर लॉस है तो सीधा बाय लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो मैं इसे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैं इसे नाम दूंगा नोशनल प्रॉफिट। और फिर नीचे बिलो द लाइन इस नोशनल प्रॉफिट को हम यहां पर दोबारा लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, और इसके 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट टू P&L जो हम प्रॉफिट दिखाएंगे, और दूसरा पार्ट टू रिजर्व, ये बैलेंसिंग फिगर से। सर कितना P&L और कितना रिजर्व? P&L में प्रॉफिट कितना दिखाना है उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम इस नोशनल प्रॉफिट का
एक पार्ट प्रॉफिट बुक करते हुए P&L अकाउंट में ले जाएंगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर का बनाएंगे रिजर्व। प्रॉफिट में कितना दिखाना है उसके लिए भी मैंने आपको यहां पर हेडिंग दी है, ये देखिए, ये रही, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू द P&L अकाउंट। अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। बस यहां तक बात समझ आ गई? तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डिस्कस करने के लिए क्या रह गया है? एक तो रह गया है वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे आएगी सर, रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, लॉस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा P&L में, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने इसे नाम दिया नोशनल प्रॉफिट। और अगर नोशनल प्रॉफिट होगा तो इसके दो पार्ट करेंगे हम। दूसरा रह गया कि सर ये P&L में प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, तो नोशनल प्रॉफिट का ये हमें पता चल जाएगा कि P&L में प्रॉफिट कितना दिखाएं, बाकी बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो दो चीजें डिस्कस करने के लिए रह गई हैं, एक तो यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस, ये वैल्यू कैसे निकलेंगी, और दूसरा प्रॉफिट हमें P&L में ट्रांसफर कितना करना है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। समझ आ रही है बात? चलो इन्हें भी डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं। अब समझते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। आप कौन है? मिस्टर ए यानी कॉन्ट्रैक्टी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड पर बोला मैंने, फर्स्ट ईयर के एंड पर मैं आपसे आकर कहता हूं कि भाई साहब जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है ना, उस पर 80% वर्क कंप्लीट कर दिया है मैंने। 80% बोला मैंने। 20 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी थी, 80% वर्क कंप्लीट हो गया है। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, और अगर 80% वर्क कंप्लीट हो गया है तो 1 करोड़ का 80% कितना? 80 लाख रुपीस। मैं आपसे कहूंगा लाओ फटाफट 80 लाख रुपीस निकालो, 80% काम कंप्लीट हो गया, तो क्या आप 80 लाख रुपीस मुझे पे कर देंगे? ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल में जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब एक साथ आप 1 करोड़ रुपया मुझे देंगे, नहीं। जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस में रहता है, जैसे जैसे काम चलता रहता है, वैसे वैसे पेमेंट भी रिलीज होती रहती है। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे ही अगर आपसे आकर ये कहा, फर्स्ट ईयर के एंड पे जहां पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 80% वर्क कंप्लीट हो गया है, और क्योंकि आपके और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ का 80% 80 लाख रुपीस की पेमेंट करो आप मुझे, तो क्या आप मुझे देंगे? नहीं देंगे। आपने कहा सर आप क्या कहोगे कि सर आप तो 3 साल की बात कर रहे थे, अभी 80% कंप्लीट कैसे हो गया? आपने क्या किया कि आप साइट पर आ गए जहां पर काम चल रहा है, आपने देखा कि अभी 8th फ्लोर पर काम चल रहा है। कौन से फ्लोर पर काम चल रहा है? 8th फ्लोर पर। 20 स्टोरीड, 20 फ्लोर मुझे कंप्लीट करके देने हैं। आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, अभी 8th फ्लोर भी कंप्लीट हुआ नहीं है, आप कह रहे हो 80% कंप्लीट हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर आप हो या हम? कॉन्ट्रैक्टर मैं हूं ना, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं 8th फ्लोर कंप्लीट हो जाने का मतलब आप समझ रहे हो? जो नीचे वाले फ्लोर हैं उनमें टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर वाले फ्लोर तो मानो चुटकियों में काम होने ही वाला है। आप मान लो 80% हो गया, निकालो फटाफट से 80 लाख रुपीस, तो क्या आप देंगे? मैं क्या कर रहा हूं? मैं बस आपसे पेमेंट निकालने की बात कर रहा हूं। मैं आपको बेवकूफ बनाकर पैसा निकालना चाहता हूं बस। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को ये 80 लाख रुपीस देगा? नहीं देगा। आपने क्या किया? आपने अपने किसी रिलेटिव को या किसी एक्सपर्ट को या किसी सिविल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को बुलाया कि देखना जरा, अब आप लेकर आ रहे हैं उस एक्सपर्ट को कि देखना जरा हमारा कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसने 80% काम कंप्लीट कर लिया। अब आपका एक्सपर्ट आएगा एक पर्टिकुलर डेट पर, आकर वो फिजिकली साइट पर वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई में इतना % काम हो गया है। अच्छा, उसने देखा कि 20 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है, अभी सिर्फ 7th फ्लोर तक काम कंप्लीट हुआ है, 8th फ्लोर पर अभी काम चल ही रहा है, तो वो क्या कहेगा? 7th फ्लोर कंप्लीट हो गए, 7 आउट ऑफ 20, 7 आउट ऑफ 20,
कितने परसेंट बनेगा? 7 आउट ऑफ 20, 35%। वो कहता है कि सर अभी तक 35% काम कंप्लीट हो गया है, और वो कहेगा नहीं, वो आर्किटेक्ट अपने लेटर हेड पर इस बात को मेंशन करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर या इस साइट पर इस पर्टिकुलर डेट तक, इस पर्टिकुलर टाइम तक, डेट भी डालेगा, टाइम भी डालेगा जिस टाइम पर उसने वो सर्टिफाई किया है, और मेंशन करके जाएगा कि इस डेट को, इस टाइम तक 35% वर्क कंप्लीट हो चुका है। यानी वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इस डेट को 35% काम कंप्लीट हो चुका है। और जितना काम वो सर्टिफाई कर देगा, जो प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन वो सर्टिफाई कर देगा, उस प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन को नाम दिया जाएगा वर्क सर्टिफाइड। बात समझ आ रही है? क्यों हमने नाम दिया वर्क सर्टिफाइड? यानी एक्सपर्ट आएगा साइट पर, फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा और एक लेटर हेड पर मेंशन करके जाएगा, एक सर्टिफिकेट इशू करके जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट तक कितना प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन कंप्लीट हो चुका है। जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन वो अपने सर्टिफिकेट में मेंशन कर देगा, उस प्रोपोर्शन को हम नाम देंगे वर्क सर्टिफाइड, प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है? तो आपने अपने एक्सपर्ट को बुला लिया, मैं आपसे कह रहा था 80% पेमेंट करो, आपका एक्सपर्ट कह के गया कि ओनली 35% कंप्लीट हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि चलो 80% नहीं 35% तो आपका एक्सपर्ट ही कह चुका है। अगर 35% काम हो गया है तो 1 करोड़ का 35% 35 लाख तो दीजिए। क्या आप 35 लाख दे देंगे मुझे? हमेशा के लिए ध्यान रखना, 35% काम कंप्लीट हो गया है, आप मुझे 35 लाख भी नहीं देंगे। कुछ पेमेंट रोककर चलता है कॉन्ट्रैक्टी। और रोककर क्यों चलता है? कहीं कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आने लग जाए, कॉन्ट्रैक्टर आनाकानी करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ने की बात करने लगे, तो हो सकता है कि उस 35 लाख में से, ये 35 लाख कैसे निकाला मैंने? 35% वर्क सर्टिफाइड है, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 करोड़ का 35%, 35 लाख। ये 35 लाख को हम नाम देंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये देखो, ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम मेंशन करेंगे यहां पर। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहां पर आ जाएगा। कैसे निकाला? प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड 35% को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 करोड़ से, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया 35 लाख। जब पेमेंट की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने 35 लाख में से कुछ अमाउंट रोक लेना है। मान लीजिए आपने 5 लाख रोक लिए, 30 लाख दे दिए, तो जो 30 लाख मुझे मिल गया है उसे मैं अपनी बुक्स में नाम दूंगा कैश रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड। 35 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, 30 लाख मिल गया है, हमने नाम दिया कैश रिसीव्ड। जो आपने रोक लिया है 5 लाख, उसे नाम देंगे रिटेंशन मनी। क्या नाम देंगे? रिटेंशन मनी। मैंने 3 टर्म्स डिस्कस की हैं। वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलेगा? प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जितनी पेमेंट उसमें से मिल जाएगी उसे नाम देंगे कैश रिसीव्ड। जो रोक लिया है कॉन्ट्रैक्टी ने उसे नाम देंगे रिटेंशन मनी। क्लियर है? एक बार पढ़ते हैं जरा क्या क्या लिखा था हमने यहां पर। ये देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, यहां से पढ़ें। When a contract is incomplete at the end of the year, then the proportion of work done till the end of the year is called work in progress. साल के एंड तक या जिस पीरियड की भी हम बात कर रहे हैं उसके एंड तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जितना भी प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है उसे हम नाम देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। आगे पढ़िए। The value of work in progress depends upon the fact that
whether the work is certified or uncertified. वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितनी दिखानी है, ये डिपेंड करता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड पर। टू टर्म्स आ गई है यहां पर। हमने यहां पर लिखा वर्क सर्टिफाइड और मैंने बताया भी ये कैसे निकलेगा। पढ़ना जरा क्या लिखा है, पढ़िए। द कॉन्ट्रैक्टी हायर्स एन एक्सपर्ट इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर एटसेट्रा। अच्छा, क्यों एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू सर्टिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए वर्क के प्रोपोर्शन को सर्टिफाई करने के लिए। द एक्सपर्ट इश्यूज ए सर्टिफिकेट आफ्टर फिजिकली वेरीफाइंग द साइट। साइट पर फिजिकली वेरिफिकेशन करके वो एक्सपर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करता है, इन विच ही मेंशंस द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें वो मेंशन करेगा कि कितना प्रोपोर्शन वर्क कंप्लीट कर चुका है कॉन्ट्रैक्टर। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क मेंशन्ड इन ईच सर्टिफिकेट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। और जितना प्रोपोर्शन वो सर्टिफिकेट में मेंशन कर देगा उसे हम नाम देंगे वर्क सर्टिफाइड, इसीलिए सर्टिफाइड नाम दिया है। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज कंप्यूटेड, वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय मल्टीप्लाइंग द proportion of work certified with the contract price। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को उस प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करके, और ये मैंने नीचे लिख भी दिया, देख सकते हो आप। ये देखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय एग्जांपल क्या बोला आपसे, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 35% अगर सर्टिफाई हो गया है तो वैल्यू कैसे निकलेगी? वन करोड़ इंटू 35% रुपीज 35 लाख। इस वैल्यू को हम प्रेजेंट करेंगे वर्क सर्टिफाइड के सामने। यहां तक क्लियर है? आगे नेक्स्ट हेडिंग हमने दी है वर्क अनसर्टिफाइड। ये वर्क अनसर्टिफाइड क्या है? वर्क सर्टिफाइड तो समझ आ गया, अब ध्यान से समझना वर्क अनसर्टिफाइड ये क्या है। मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मान लीजिए ये है इस कॉन्ट्रैक्ट पर पहला साल, मैं अपनी बुक्स क्लोज करता हूं फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को। आपसे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस पर हमने 1 जनवरी को काम करना स्टार्ट किया, 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि मैं अपनी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करता हूं, तो क्या आपके द्वारा हायर किया गया एक्सपर्ट लायबल हो जाता है कि वो 31 दिसंबर को ही आकर वर्क सर्टिफाई करेगा? क्या उसकी मजबूरी बन जाती है? क्योंकि मैं अपनी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करता हूं तो जरूरी है आपका एक्सपर्ट 31 दिसंबर को ही वर्क सर्टिफाई करने आएगा। उसकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप उसे कब बुलाते हैं, वो मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर या मेरी बुक्स किस दिन क्लोज होती हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना आने वाला है। तो आप समझो जरा, मैं फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज करता हूं और मान लीजिए आपका एक्सपर्ट आया यहां पर और ये था क्या, 31 अक्टूबर। इस डेट को आकर उसने वर्क सर्टिफाई कर दिया। 31 अक्टूबर को आकर उसने वर्क सर्टिफाई किया, तो उसने कौन सा वर्क सर्टिफाई किया? उसने ये वर्क सर्टिफाई किया जो मैंने 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक किया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो तो सर्टिफाई करके 31 अक्टूबर को चला गया, हमने नवंबर में भी काम किया, दिसंबर में भी काम किया, और मैं अपनी बुक्स क्लोज कर रहा हूं आज 31 दिसंबर को। तो ये जो वर्क हमने किया है यहां से लेकर यहां तक, इन 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में, क्या ये वर्क सर्टिफाई हो पाया? ये तो सर्टिफाई होने से रह ही गया।
ये तो हमने किया ही तब है जब वो अपना सर्टिफिकेट इशू करके चला गया उसके बाद। तो इस वर्क को हम नाम देंगे वर्क अनसर्टिफाइड। बात समझ आई? एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट इशू कर देने के बाद जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पर किया है उसे नाम दिया जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड, क्योंकि यह वर्क सर्टिफाइड नहीं हो पाया है। और मैं जब अपनी बुक्स क्लोज करूंगा तो इस वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कैसे क्रेडिट करनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाता है। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 35%, जैसे मैंने एग्जांपल में ले रखा था। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालते समय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं करना है। सर फिर वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर नवंबर और दिसंबर में भी काम किया है, तो जब काम किया है तो खर्च की होगी ना कॉस्ट, मटेरियल लगा होगा इन 2 महीने में, लेबर कॉस्ट इनकर हुई होगी, ओवरहेड्स इनकर हुए होंगे। जो भी कॉस्ट इनकर हुई है उस कॉस्ट का टोटल कर लेंगे, बस सिर्फ कॉस्ट का टोटल। यानी अनसर्टिफाइड वर्क को करने में जो भी कॉस्ट इनकर होती है सिर्फ उस कॉस्ट के टोटल को ही वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कहा जाता है। अब वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालते समय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कोई लिंक नहीं करना है, ध्यान रहेगी ये बात। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकलेगी मैंने डिस्कस कर लिया। वर्क अनसर्टिफाइड में तो मैंने कहा जो भी अनसर्टिफाइड प्रोपोर्शन को करने में कॉस्ट इनकर हुई है सिर्फ उसका टोटल करेंगे, ध्यान रहेगी बात। और ये देखिए जरा क्या लिखा था हमने, ये रहा वर्क अनसर्टिफाइड। द एक्सपर्ट हायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी does not usually come on the last date of year to verify the proportion of work done by the contractor। जो एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टी ने हायर किया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट डेट को ही नहीं आता है proportion of work done सर्टिफाई करने के लिए। फिर आगे पढ़िए, hence the work done by the contractor after issuing the certificate by the expert, work done by the contractor after issuing the certificate by the expert is called work uncertified। सर्टिफिकेट इशू किए जाने के बाद जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पर कराया है या किया है उस वर्क को हम नाम देंगे वर्क अनसर्टिफाइड। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? द वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज कंप्यूटेड कंसिडरिंग द कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट खर्च हुई है वो देखना है, एंड नोट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं करना है वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए। क्या ध्यान रहेगी ये बात? देखो कितना डिटेल में मैं आपको ये सारी चीजें एक एक पॉइंट समझाते जा रहा हूं। और ये जो पॉइंट में इतनी डिटेल में समझा रहा हूं ना वर्क अनसर्टिफाइड, आप देखना नेक्स्ट ही क्लास में आप इसी पॉइंट में गलती करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही गलत करने वाले हैं आप वर्क अनसर्टिफाइड में। और मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में गलती करेंगे, इतना बताने के बाद भी आप गलत करेंगे, देख लेना आप। हालांकि मैं फिर से बता देता हूं, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालते समय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कुछ रिलेट नहीं करना है। वर्क अनसर्टिफाइड प्रोपोर्शन को करने में जो भी कॉस्ट इनकर हुई है उस कॉस्ट के टोटल को ही हम नाम देंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए ये देखो, हमने ये वर्क इन प्रोग्रेस डिस्कस कर लिया, वर्क सर्टिफाइड भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, वर्क अनसर्टिफाइड भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ और क्या रह गया था कि सर अगर नोशनल प्रॉफिट आया तो ये पीएनडल में प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, टू पीएनडल, ये प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना है। मैंने कहा उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद करने वाली टर्म आ गई है यहां पर। क्या लिखा है? ये डिपेंड करेगा
कितना प्रॉफिट हमें पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये डिपेंड करेगा प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड पर। सर्टिफाइड पर प्रॉफिट टू बी टेकन टू बी ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। ध्यान से सुनना, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से भी कम है, ध्यान से देखना, लेस देन लिखा है, सिर्फ 25% से कम है, तो कितना पी&एल में ट्रांसफर करेंगे? नील। कुछ भी प्रॉफिट नहीं लेकर जाना। अच्छा, कुछ भी पी&एल में ट्रांसफर नहीं करना, तो इसका मतलब जितना भी नोशनल प्रॉफिट है सारा का सारा रिजर्व बन जाएगा। बाय नोशनल प्रॉफिट उसके दो पार्ट करने बताए ना मैंने, टू पी&एल एंड टू रिजर्व। तो मैं क्या कह रहा हूं, पी&एल में कितना? 0, तो सारा का सारा क्या बन जाएगा? रिजर्व बन जाएगा। आगे देखें, वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 25% बट लेस देन 50%। ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कितना? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड यानी जितना कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिल चुकी है, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यह ध्यान रखना, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। पूरे नोशनल प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकला ही है। आगे देखिए, इफ वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 50% बट लेस देन 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर 50% या उससे ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ 1/3 की जगह 2/3 आ गया। इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। लास्ट, अगर वर्क सर्टिफाइड 90 या उससे भी ज्यादा है, मान लीजिए वर्क सर्टिफाइड आ गया 97%, 97 कहा मैंने, तो 90 से ज्यादा ही है ना, तो मान लिया जाता है कि लगभग अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही गया है, तो अब कोई 1/3 2/3 नहीं आएगा। अब हमने क्या लिखा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट से मतलब क्या है? एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट। इस कॉन्ट्रैक्ट पर टोटल प्रॉफिट क्या होने वाला है। अच्छा, होने वाला है क्यों कह रहा हूं मैं? अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, 97% हुआ है, तो 3% अभी बाकी तो है ना। तो मैंने कहा टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है वो एस्टिमेट करके निकालो, इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई, अब वर्क सर्टिफाइड नहीं है, क्या लिखा है? डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अब लगभग कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब वर्क सर्टिफाइड ना लेकर क्या लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखिए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखिए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, मान लो 97% काम कंप्लीट हो गया है, तो 97% काम करने में अब तक जो भी कॉस्ट खर्च हुई है वो माइनस कर दो। अच्छा, 97% की ही तो कॉस्ट माइनस हुई, 3% वर्क तो अभी बचा हुआ है ना। 3% वर्क को कंप्लीट होने में और कितनी कॉस्ट इनकर होगी उसका एस्टिमेट लगाइए और उस एस्टिमेट को भी माइनस कर दीजिए। ये देखिए क्या लिखा मैंने, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। एस्टिमेटेड तो 97% वर्क को करने में जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो माइनस कर दो। 3% वर्क को करने में और कितनी कॉस्ट इनकर होगी उसका एस्टिमेट लगाकर माइनस कर दो, तो टोटल कॉस्ट माइनस हो तो गई, और टोटल कॉस्ट माइनस हो गई तो अब ये टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम एस्टिमेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम 3% वर्क की कॉस्ट को एस्टिमेट करके माइनस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को फिर हम यहां पर यूज करेंगे इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये नॉर्म्स, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, और आप ध्यान रखना 2-3 बार इन्हें पढ़ोगे बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या होगी? सर 25% से कम है नील, 25% से 50% के बीच में है 1/3, 50% और 90% के बीच में है 2/3। ये आप बड़े आसानी से आप याद कर लोगे। क्या आप भूल जाओगे? अभी से बता देता हूं, आप भूल जाएंगे कि सर अगर एग्जैक्ट 25% है तो
कितना पीएनएल में ट्रांसफर करें, अगर एग्जैक्ट 50% है तो कितना पीएनएल में ट्रांसफर करें, इसलिए यह ध्यान से समझते हुए पढ़ना। इक्वल टू कहां पर लगा हुआ है, अगर एग्जैक्ट 25% है तो देखो वो यहां पर कवर हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर एग्जैक्ट 50% है तो वो यहां पर कवर होगा, यहां पर लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अगर एग्जैक्ट 90% है तो वो यहां पर कवर होगा। ये इक्वल टू कहां पर लगा रखा है हमने, वो ध्यान से समझते हुए ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपर रिवाइज कर लेने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं कितना लेंदी प्रोसीजर है, और मैंने कोशिश की है जितना डिटेल में मैं ले जा सकता था उतना मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आज की क्लास में आ रहा हूं। कौन सी टर्म का ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है वो मैंने डिस्कस किया, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड ये कैसे निकलेंगे, कितना प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करना है वो कैसे पता चलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है सिर्फ इसका लिंक समझाने के लिए एक क्वेश्चन करना जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का काम हो चुका है, आज की क्लास में मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करने थे, सिर्फ लिंक हो जाएं ये सारे कॉन्सेप्ट, इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो बुक कॉस्ट अकाउंटिंग की, चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, पढ़ें ध्यान से। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख। आप बताइए ये 12 लाख क्या है। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 12 लाख, 12 लाख रुपए के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब ये क्या दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कमेंस्ड इन जनवरी 2008। डेट पर खासा ध्यान दें क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग हमें डेप्रीशिएशन निकालनी पड़ सकती है। तो जनवरी में काम स्टार्ट किया था 2008 में। आगे पढ़िए। मटेरियल्स 2,40,000, वेजेस 3,28,000, प्लांट 40,000, ओवरहेड 17,200। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31st December was ₹4,80,000 being 80% of work certified। ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। कह रहे कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31st December, 31 दिसंबर तक। अच्छा काम कब स्टार्ट किया था, जनवरी में, अब बात कब कर रहे हैं, दिसंबर में, पूरा 1 साल हो गया है काम करते हुए। कह रहे 31 दिसंबर तक 4,80,000 रुपए पेमेंट मिल चुकी है, 4,80,000 ये क्या है, कैश रिसीव्ड। और ये पेमेंट कितनी है, कह रहे हैं बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को वर्क सर्टिफाइड का 80% दिया है, और अगर वो 80% देते हुए 4,80,000 मिल चुके हैं तो मुझे बताओगे वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा, वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा। सर अगर 4,80,000 80% है तो 100% कितना, 6 लाख। सोचिए इसका मतलब 6 लाख का वर्क सर्टिफाई हो गया और 6 लाख का 80% 4,80,000 पेमेंट मिल गई, तो उन्होंने कितनी रोक ली, 1,20,000 रोक ली है, जिसे हमने नाम दिया था रिटेंशन मनी। ध्यान रहेगी बात। द वैल्यू ऑफ मेटेरियल इन हैंड वाज 20,000। 31 दिसंबर को 20,000 रुपए का मेटेरियल इन हैंड यानी इन स्टॉक रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया साइट पर। द प्लांट हैड अंडरगोन 20% डेप्रिशिएशन। कह रहे हैं प्लांट पर सीधा सीधा 20% का डेप्रिशिएशन ले लेना। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें इसका बनाना है, आइए बनाते हैं।
अमाउंट इन रुपीज। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, मेटेरियल 2,40,000, यहां पर लिखेंगे टू मेटेरियल्स 2,40,000, वेजेस 3,28,000, टू वेजेस 3,28,000, प्लांट 40,000, और खुद ही कह रखा है कितना डेप्रीशिएशन लेना है इस पर, नीचे पढ़ो, द प्लांट हैड अंडरगॉन 20% डेप्रीशिएशन, तो 40,000 का प्लांट, इस पर 20% डेप्रीशिएशन। टू प्लांट डेप्रीशिएशन 40,000 का 20% कितना आ गया, 8,000। ओवरहेड 17,200, टू ओवरहेड्स 17,200। टेबल के बाद पढ़ें अब जरा, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर वाज 4,80,000। कैश रिसीव्ड को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रेजेंट नहीं करते हैं, वर्क सर्टिफाइड को प्रेजेंट करते हैं। और क्या कह रहे हैं, 4,80,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड, जरा ध्यान से प्लीज, 4,80,000 ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। 4,80,000 अगर ये 80% है तो इसे 80% से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 6 लाख। आप समझ पा रहे हैं, अगर वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रहा होगा तभी तो इसका 80% उन्होंने पेमेंट की है, जिसे नाम दिया है कैश रिसीव्ड, तभी तो ये 4,80,000 आया होगा। तो मुझे कैश रिसीव्ड थोड़ी ना दिखाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, मुझे तो वर्क सर्टिफाइड दिखाना है। वर्क सर्टिफाइड हमने दिखा दिया। आगे पढ़िए, द वैल्यू ऑफ मेटेरियल इन हैंड वाज 20,000। 20,000 का मेटेरियल स्टॉक में रखा हुआ है एट द एंड, तो इसे भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्या नाम बताया था हमने इसे, बाय मेटेरियल एट साइट। $20,000। और पढ़ें, द प्लांट हैड अंडरगोन 20% डेप्रीशिएशन, हम पहले ही ले चुके हैं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ वर्क सर्टिफाइड ही है। और हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लो दिसंबर में ही आकर अगर एक्सपर्ट वर्क को सर्टिफाई करे तो सर्टिफाई करने के बाद कोई काम हुआ ही नहीं, तो अनसर्टिफाइड हो सकता है ना हो, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। आप इसका टोटल करें और बताएं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, किधर का टोटल ज्यादा है। सर क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, कितना आ रहा है, 6,20,000। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो इस प्रॉफिट को मैंने क्या बताया था, क्या नाम देंगे, टू नोशनल प्रॉफिट। कितना, 26,800। फिर इस नोशनल प्रॉफिट को वापस लेकर आएंगे बाय नोशनल प्रॉफिट, नीचे बिलो द लाइन, बाय नोशनल प्रॉफिट 26,800। और इसके दो पार्ट करेंगे हम, टू
P&L account to reserve 26,800 ये वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं हम। P&L में प्रॉफिट कितना लेकर जाएंगे और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यही बता रखा है मैंने आपको। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना प्रॉफिट P&L में लेकर जाएंगे वो डिपेंड करता है वर्क सर्टिफाइड के प्रपोर्शन पर। क्या वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन आपको दे रखा था? सर हाँ, दे तो रखा था 80%। क्या ये 80% वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन है? अब आप समझ रहे हैं कहां कैसे आप गलती कर सकते हैं। ये क्या वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन है? ये तो हमें ये बताया है कि वर्क सर्टिफाइड का कितने % कैश रिसीव हो चुका है। ये तो वर्क सर्टिफाइड में कैश रिसीव्ड का प्रपोर्शन है, वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन थोड़ी ना है। कभी आप कहने लगो सर 80% वर्क सर्टिफाई हो गया है, 80% कहां हुआ है? तो वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन ध्यान से, ये तो उन्होंने ये बताया कि वर्क सर्टिफाइड जितना था उसका 80% पेमेंट मिल चुकी है। ये तो कैश का प्रपोर्शन है, कैश कितना मिला है। मुझे चाहिए वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन, निकालना पड़ेगा। ध्यान से प्लीज। वर्क सर्टिफाइड कितना निकाला है हमने? अभी ऊपर ही तो निकाला है, ₹6 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? क्वेश्चन की पहली लाइन में ही लिखा था, देखो, द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 12 लाख। 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था ये लीजिए, ₹12 लाख। वर्क सर्टिफाइड, अब बताओ 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाई हुआ है 12 लाख रुपए में से, कितना प्रोपोर्शन है? ये तो सिर्फ 50% है। समझ आई बात? वहां 80% मत देखने लग जाना, वो तो कैश रिसीव्ड का प्रोपोर्शन है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्क सर्टिफाइड। और अगर 50% वर्क सर्टिफाई हो चुका है, आप समझ रहे हैं, 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 लाख का सर्टिफाई हो गया तो 50% हो गया है। अगर 50% वर्क सर्टिफाई हो गया है तो कितना प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करेंगे? एग्जैक्ट 50% है, और एग्जैक्ट 50% है। अभी आपको याद नहीं हुआ है इसलिए दिखा रहा हूं आपको। एग्जैक्ट 50% है तो कहां पर कवर होगा? ये कवर होगा यहां पर। पता चल रहा है आपको? इक्वल टू यहां पर कवर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो कितना प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करेंगे? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 लिख देते हैं, निकाल देते हैं। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, कितना? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, कितना है नोशनल प्रॉफिट? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से देख लो, देखिए ये रहा 26,800। 26,800 इंटू
कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दे रखा था 4,80,000 पेमेंट मिल चुकी है, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रुपीज, कितना आ गया है? 14,293। राउंड ऑफ करते हुए चेक करो यही आ रहा है कि नहीं। 14,293 ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देते हैं यहां पर 14,293 और बाकी बैलेंसिंग फिगर रिजर्व की आ जाएगी 12,507। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। चलो फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको कोई भी नहीं दे रहा हूं होमवर्क में। आज का होमवर्क क्या है, स्टार्टिंग में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं और इतना डिटेल में डिस्कस किए हैं उन्हें कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज जरूर करना पड़ेगा वरना नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हम बिना कॉन्सेप्ट के कर पाते तो मैं आज कितने ही सारे क्वेश्चन ही नहीं करा देता, क्यों आज की क्लास में सिर्फ इस पर स्पेंड करता। तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी इस चैप्टर के लिए। हम क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब हर टर्म आपको समझ आ चुकी होगी, क्या कैश रिसीव्ड है, क्या रिटेंशन मनी है, क्या वर्क सर्टिफाइड है, क्या वर्क अनसर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसे कह रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम बनाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।